हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों ने भी कभी डिस्क्रिमिनेशन को फील किया है? क्या हो अगर एआई भी डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दे? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम रोहित सिंह है और आज मैं आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई चैप्टर करवाने वाला हूं। आई होप यू लाइक दिस। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th एआई स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आज आपकी मॉम का या फिर मम्मी का बर्थडे है और आपने कुछ स्पेशल प्लान किया है उनके लिए। तो आपने सोचा कि क्यों ना उनके लिए एक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बनाया जाए। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया? रिसर्च किया, इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे देखा, पिंटरेस्ट पे देखा। फिर आपने एक डिजाइन फाइनलाइज करके उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट से जाके परचेज कर लिया और घंटों की मेहनत के बाद आपका गिफ्ट रेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि हमें जब कोई भी काम करना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्लान कर लेते हैं। उस चीज को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए एक प्लान होता है हमारे पास, चाहे वो कोई भी टास्क हो या फिर हमें कहीं पिकनिक पे जाना हो या फिर कोई एग्जाम देना हो। हम उन सब के लिए क्या करते हैं? एक प्लान को क्रिएट करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि अपने गोल को हम अचीव कर सकें। आपका बर्थडे कब आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, और पार्टी आप कहां देने वाले हो ये भी बताइएगा। व्हाट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल? एआई प्रोजेक्ट साइकिल है क्या? इट इज अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। ये एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और ये हमें एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने एआई प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सको। एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर 6 स्टेजेस होते हैं। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। सबसे पहला कौन सा है? प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम लोग प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड है मेरा डेटा एक्विजिशन, मतलब डेटा कलेक्ट करना। थर्ड क्या है मेरा? डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर करना, पैटर्न फाइंड आउट करना। फोर्थ क्या है मेरा? मॉडलिंग, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करना, फिर उसे इवेलुएट करते हैं हम लोग और लास्ट में हम डिप्लॉय कर देते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग हमारा फर्स्ट स्टेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल का, जिसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं अपने गोल्स को, क्लियरली स्टेट करते हैं कि हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, किसकी हेल्प से? 4W फ्रेमवर्क की हेल्प से। 4W फ्रेमवर्क होता क्या है? हु, व्हाट, वेयर, व्हाई। सबसे पहला हु क्या है मेरा? हु का मतलब है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। हु मतलब आइडेंटिफाई करो कि उस प्रॉब्लम से कौन अफेक्टेड है, उसे हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। सेकंड है मेरा व्हाट। व्हाट डिफाइन करता है हमारे प्रॉब्लम के नेचर को प्रॉपर डिटेल मैनर में। थर्ड है वेयर, मतलब ये जो प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं वो कहां पे है, उसकी लोकेशन क्या है। फोर्थ है मेरा व्हाई। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्या वो वर्थ सॉल्विंग है, इसका आंसर इसके अंदर फाइंड आउट किया जाता है। इसी 4Ws फ्रेमवर्क की हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बनाते हैं। यहां पे देखिए हु, व्हाट, वेयर, व्हाई। आजकल हम लोग शार्क टैंक बहुत देख रहे हैं, उसमें भी तो यही बोलते हैं ना कि आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, आपका स्टार्टअप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तभी आपका स्टार्टअप क्या होगा? चलेगा। डेटा एक्विजिशन जो कि सेकंड स्टेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल का, जिसके अंदर मेन फोकस जो होता है वो कलेक्टिंग डेटा है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो भी रेलेवेंट डेटा है हम वो क्या करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं। जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो कोई रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स ही होना चाहिए। जैसे कि सर्वे करना। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे सर्च करना, थोड़े डिटेल्स वगैरह यहां वहां से उठाना। सेंसर से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कैमरास यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और एपीआई भी यूज कर सकते हैं। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये एक ब्रिज की तरह काम करता है दो एप्स के बीच में। मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके अंदर आपको लोकेशन की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली गूगल का एपीआई, गूगल मैप का एपीआई यूज कर सकते हो, जिससे आपका वर्क बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड स्टेप है मेरा
डेटा एक्सप्लोरेशन, मतलब आपने जो भी डेटा अब तक कलेक्ट किया है उसको एक्सप्लोर करना, से रिलेटेड रेलेवेंट इनसाइट फाइंड आउट करना। डेटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसीलिए हम डेटा को नॉर्मली या तो ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं या फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं या फिर उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं या फिर मैप वगैरह बनाते हैं उसका, ताकि उस डेटा को एनालाइज करना और एक्सप्लोर करना थोड़ा इजी हो जाए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज हमारा मॉडलिंग है। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? इस स्टेज के अंदर जब हम लोग डेटा को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो हम डिसाइड करते हैं डेवलप करना, क्या डेवलप करना, एल्गोरिदम डेवलप करना। मॉडलिंग करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ट्रेनिंग डेटा, सेकंड हमारे पास होता है टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा के अंदर हम जब मॉडल को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे जो डेटा हम यूज करते हैं उसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। और जब हमारा मॉडल रेडी हो जाता है फिर उसे हम एक नए डेटा से टेस्ट करते हैं कि उसका जो प्रिडिक्शन है या जो आउटकम है वो रेलेवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है मेरा इवैल्यूएशन। जब हम लोगों ने मॉडल्स क्रिएट कर लिए हैं तो उनमें से फाइंड आउट करना कि कौन सा मॉडल हमारे लिए सबसे बेस्ट है, उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन 5th स्टेज है हमारे एआई प्रोजेक्ट साइकिल का। वंस द मॉडलिंग इज कंप्लीटेड द मॉडल मस्ट बी टेस्टेड ऑन न्यूली फेच्ड डेटा, जिसे हम टेस्टिंग डेटा भी कहते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, टेस्टिंग डेटा की हेल्प से अपने मॉडल को बार बार चेक करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। और इसे चेक करने के लिए हम कुछ मैट्रिक्स यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं F1 स्कोर या फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन या रिकॉल, जिसे आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारा लास्ट स्टेज है डिप्लॉयमेंट। जब हमारा मॉडल अब क्रिएट हो चुका है उसमें से हम लोगों ने बेस्ट वर्जन को, बेस्ट एल्गो को सिलेक्ट कर लिया, तो अब हम उसे क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के पास उसे डिप्लॉय कर देंगे, उसके पास इंस्टॉल कर देंगे। तो ये टोटल 6 स्टेजेस हैं जिसकी हेल्प से कोई भी एआई प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा को एक्सप्लोर करना, इंफॉर्मेशन निकालना, फिर मॉडल क्रिएट करना, उन मॉडल्स में से एक को सिलेक्ट करना इवैल्यूएट करके, और फिर स्टेक होल्डर्स को दे देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, Which of the following is the second stage of the AI project cycle? AI project cycle के अंदर सेकेंड स्टेज कौन सा होता है? तो बहुत इजी आंसर है ना, डेटा एक्विजिशन, और आप जीते हैं 7 करोड़ रुपए। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है मेरा Which of the following comes under प्रॉब्लम स्कूपिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर आता है? तो सिस्टम मैपिंग नहीं था, 4W कैनवस हमने पढ़ा है जिसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोल रहे थे, डेटा फीचर, वेब स्क्रैपिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्कूपिंग इन द प्रोजेक्ट? किसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम को स्कूप करते हो? अंडरस्टैंडिंग व्हाई द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, डिफाइन द प्रोजेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, आउटलाइन द प्रोजेक्ट वर्क स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या है बच्चे? फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वन प्लेस। तो इसके लिए आप क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, जिसके अंदर आप हु, व्हाट, वेयर, व्हाई की हेल्प से प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज। क्या पर्पस होता है डेटा एक्सप्लोरेशन का? टू मेक डेटा मोर कॉम्प्लिकेटेड? नहीं। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा? अच्छा। टू डिस्कवर पैटर्न एंड इंसाइट इन द डेटा? तो यही मेरा क्या हो जाएगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट?
during the problem scoping stage in the AI project cycle to understand the aim and the objective of the project. For the better efficiency of AI project, training data should be, आपके मॉडल को क्रिएट करने के लिए जो डेटा हमें चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए, स्कैटर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए या ऑथेंटिक होना चाहिए। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, रेलेवेंट और ऑथेंटिक होना चाहिए। यू वुड फीड द डेटा इनटू द मशीन, दिस इज द डेटा विच द मशीन कैन बी ट्रेन्ड, मतलब मशीन को ट्रेन करने के लिए जो डेटा यूज होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। नाउ वंस इट इज रेडी, इट इज प्रिडिक्टेड हिज नेक्स्ट डेटा इफिशिएंटली, द प्रीवियस डेटा इज नोन एज, मतलब जो सबसे पहले डेटा यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। आपके कितने आंसर सही हुए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। बच्चों, इस कोर्स पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कोर्स से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे या किस चैप्टर पे चाहते हैं। और अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे जरूर फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन ऑफ एआई। हम जिस तरीके के डेटा को फीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग डोमेन ऑफ एआई 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट है मेरा डेटा साइंस, जिसे हम स्टैटिस्टिकल डेटा भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा इज द डोमेन ऑफ एआई, जो फोकस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करना और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और इनसाइट को कलेक्ट करना ताकि हम डिसीजन ले सकें। एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस के अंदर सबसे फर्स्ट आता है मेरा सर्च इंजन, वेबसाइट रिकमेंडेशन और प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। ये सारे के सारे डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे रिलेटेड इनसाइट हमें प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर विजन का मतलब है कंप्यूटर को ह्यूमन आई प्रोवाइड करना, जो कंप्यूटर को एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो परसीव कर सके, एनालाइज कर सके विजुअल इंफॉर्मेशन, किसमें से, किसी भी फोटोज या वीडियोज में से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, कलेक्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके, सेम जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट है मेरा सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो कंप्यूटर विजन यूज करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग और इसे हम सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन है मेरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम शॉर्ट में एनएलपी भी कहते हैं। इसका मेन फोकस है कंप्यूटर को एबिलिटी प्रोवाइड करना जिसकी हेल्प से वो एक्सट्रैक्ट कर सके इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके ह्यूमंस के साथ, बिल्कुल सेम हमारी ही नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। एनएलपी के कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहला मेरा चैटबॉट, जो आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज चैटबॉट को यूज करते हैं जो कि हमारे क्वेरीज को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करता है जिससे आप कोई भी वॉइस कमांड देके अपने टास्क को अचीव कर सकते। सपोज कीजिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, जब वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू देता है उसे हम एनएलपी की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं कि जो कस्टमर है उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, नेगेटिव फीडबैक दिया है या फिर न्यूट्रल फीडबैक दिया है, तो उसे हम सेंटिमेंट एनालिसिस यहाँ पे कह रहे हैं। टेक्स्ट समराइजेशन बहुत कॉमन हो गया आजकल। ये तो हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को समराइज कर देते हैं, उसकी समरी निकाल लेते हैं। और मशीन ट्रांसलेशन भी बहुत ज्यादा कॉमन है। गूगल ट्रांसलेटर हम यूज करते हैं जो कि किस पे बेस्ड है, एनएलपी पे ही बेस्ड है। ईमेल फिल्ट्रेशन, हमें जो भी मेल आता है वो स्पैम है या फिर जो मैसेज आता है वो स्पैम है या नहीं है, ये भी हम किसकी हेल्प से फिगर आउट करते हैं, एनएलपी की हेल्प से हम फिगर आउट करते हैं। अगेन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो प्लीज पहले आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वेज एआई मॉडल कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा फीड इनटू देम, मतलब हम जो डेटा फीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग एआई कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये, तो 3 डोमेन्स है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैटिस्टिकल डेटा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिस्टम इन द रिलेशन टू द डेटा जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट, मतलब डेटा साइंस का रोल है और डेटा क्रिएट करना नहीं, एनालाइज द डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट, तो ट्रांसलेटिंग ऑडियो डेटा इनटू वीडियो विजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं, कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल नहीं, टीचिंग मशीन टू अंडरस्टैंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नहीं, कन्वर्टिंग डिजिटल विजुअल डेटा इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनएलपी, एनएलपी का प्राइमरी मेन फोकस क्या है, एनालाइजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस नहीं, ये तो हमारी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। इंटरेक्टिंग बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मतलब हम एआई लैंग्वेज यूज करते हैं, नहीं, गलत है। थर्ड हमारा जो है वो है डीलिंग विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इन्हें एक बार रीड कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, मुझे मालूम है। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो डिसीजन हम ह्यूमन वैल्यूज को ओबे करती है, फॉलो करती है या नहीं। आपने मूवीज में सुना होगा कि क्रिमिनल्स क्या बोलते हैं कि हम क्रिमिनल्स के भी कुछ असूल होते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम किसी बच्चे का मर्डर नहीं कर सकते और वगैरह वगैरह, है ना। हमने एआई के लिए भी कुछ एथिकल फ्रेमवर्क्स क्रिएट किए हैं। फ्रेमवर्क्स होता क्या है, फ्रेमवर्क हमारा सेट ऑफ स्टेप्स है दैट सॉल्व द प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइज मैनर। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया जाता है ना, हम उसे फ्रेमवर्क कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं। और जो मोरल वैल्यूज होते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, तो ये सारे हमारे क्या है, एथिक्स हैं जो हमें हेल्प करती है चूज करने में कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे डॉक्टर्स क्या फॉलो करते हैं, डॉक्टर एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो प्रमोट करते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो एथिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, एथिकल फ्रेमवर्क सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक वे और इंश्योर करते हैं कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो फेयर होगा, ऑनेस्ट होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा। और तो और हम अनजाने में भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ इश्यूज हैं जो एआई सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न है, उसमें से हम 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बायसनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। आप सबको मालूम होगा कि एआई जो डिसीजन लेता है वो खुद से नहीं लेता, हम उसके अंदर जैसा डेटा फीड करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है। तो क्या हो अगर किसी प्रोग्रामर ने उसको इस तरीके से डेवलप किया हो कि जो एल्गोरिदम है वो बायस हो किसी फीमेल कैंडिडेट को लेकर। सेकंड जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो अकाउंटेबिलिटी को लेके है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि टेस्ला और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार लेके आ रहे हैं, और आपको रोड एक्सीडेंट्स के बारे में तो पता ही है। आप सपोज कीजिए कोई सेल्फ ड्राइविंग कार ने कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? क्या उसके लिए मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है या फिर जिस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसे बनाया वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या कार रिस्पॉन्सिबल है? वो कौन सी मूवी थी जिसके अंदर कार खुद चलता था? ये कार क्या टार्जन वाली कार है जो खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी? नहीं ना। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। एआई नो डाउट बहुत अच्छा है,
बट इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना होगा। तो एथिकल फ्रेमवर्क मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट जो है वो मेरा सेक्टर बेस है, जिसके अंदर हम सेक्टर और इंडस्ट्री को लेके कुछ फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं, जिसका एक एग्जांपल है हमारा बायो एथिक्स, जो कि मेनली कंसर्न है हेल्थ केयर को लेकर। सेकेंड है हमारा वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क, जो कि प्रॉपर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है एथिक्स के। सेक्टर बेस के अंदर बायो एथिक्स आता है। बायो एथिक्स क्या है बच्चों? बायो एथिक्स सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसका मेन फोकस जो है वो हेल्थ केयर में है, लाइफ साइंस में है, जो मेनली एड्रेस करता है इश्यूज को, जैसे कि पेशेंट की प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और मेडिकल रिसर्च एथिक्स। इस चीज को भी इंश्योर करता है कि हम ह्यूमन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करें और रिस्पॉन्सिबली यूज करें एआई को। बायो एथिक्स कुछ कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनोमी। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनोमी। इसके अंदर मेनली हम पेशेंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसे कीमोथेरेपी के लिए पूछा जाता है, बताया जाता है कि इस थेरेपी के अंदर ये प्रोसेस है। उसके बाद पेशेंट खुद डिसाइड करता है कि उसे इस प्रोसेस को फॉलो करना है या नहीं करना है, एज लॉन्ग एज दे आर इन्फॉर्म्ड एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। मतलब जब तक वो इस हालत में है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तब तक उन्हीं से डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है मेरा बेनिफिसेंस, जो कि रेफर करता है प्रमोटिंग और मैक्सिमाइजिंग द वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है मेरा नॉन मैलिफिसेंस, जो कि रेफर करता है डू नॉट हार्म। मतलब कभी भी आपके एक्शन से, आपके पॉलिसीज से किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके लिए हुए डिसीजन से किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए और ना किसी को कोई हार्म पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा जस्टिस, मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसमें सबका इक्वल राइट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी टेक्नोलॉजी को किसी को यूज करने से रोक सकते हो। इट इंश्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड हैव इक्वल एक्सेस टू द हेल्थ केयर एंड द ट्रीटमेंट। मतलब राइट टू हेल्थ कह सकते हैं हम इसको। तो अब हम देखते हैं कि वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट है मेरा राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, जो कि प्रायोरिटी देता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। मतलब आपको ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसकी डिग्निटी को बचाना है। वैल्यू ह्यूमन लाइफ ओवर अदर कंसिडरेशन, मतलब ह्यूमन की जो लाइफ है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें किसी भी तरीके से ह्यूमन को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क, जो कि फॉलो करता है प्रिंसिपल जिसके अंदर हम ओवरऑल गुड को मैक्सिमाइज करते हैं और हार्म को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कंपेयर करते हैं कि ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। एक है वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क जिसके अंदर इंटेंशन को देखा जाता है। अगेन क्वेश्चन टाइम, प्लीज पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के नोट्स का लिंक शेयर किया हुआ है, तो प्लीज उसे डाउनलोड कीजिए और याद कीजिए अच्छे से और पेपर में आग लगा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मुझे जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया और ये वीडियो आपके काम आई या नहीं आई। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू फ्रेमवर्क प्रोवाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रेमवर्क हमें क्या प्रोवाइड करता है? रैंडम सॉल्यूशन नहीं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई कैटेगराइज। किस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। क्या वो लीगल इलीगल था? नहीं। क्या वो सेक्टर और वैल्यू बेस्ड था? हाँ जी, सेक्टर बेस्ड और वैल्यू बेस्ड हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क?
तो क्या मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी? नहीं। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट? नहीं। अलाइन एक्शन विद द एथिकल प्रिंसिपल एंड बिलीफ? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द राइट बेस वैल्यू फ्रेमवर्क? प्रायोरिटाइज human rights and dignity, valuing human life over other consideration? यही है हमारा आंसर पहला ऑप्शन। What is the primary domain of the application of bioethics? ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हेल्थ केयर ही आंसर है। नेक्स्ट हमारा assertion रीजनिंग है, तो पढ़ते हैं assertion क्या कह रहे हैं। Ethics provide the guidance in distinguish right from wrong। करेक्ट है, मतलब जो एथिक्स है हमें प्रोवाइड करता, जो एथिक्स है वो हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज एंड मोरल्स दैट एड इंडिविजुअल टू मेकिंग मोरल जजमेंट एंड डिसीजन। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब एसर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क इन एथिक्स गाइड बाय फोकसिंग फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यू। मतलब जो वैल्यू बेस है वो फंडामेंटल एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो ये ट्रू है ना। दीज फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट डिफरेंट मोरल फिलॉसफी, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही आ गया है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमारा हो जाएगा कि मतलब एसर्शन भी सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो रीजनिंग है वो भी करेक्ट है। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए।